वेलकम प्लस वन स्टूडेंट। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चों को नमस्ते। वेलकम टू द क्लास। नैन्सी, वासु, शान्वी, स्नेहा, यशराव, राज, मनु, रिजुल, वंशिका, स्नेहा, महक, ढुल, माधव, मिढ़ा, दुष्यंत, सार्थक, अनुभव, सक्षम, खरबंदा, अनुज, कौशिक, सानवी, प्रतिभा, मानवी, दिवांशी गुप्ता, मनन सिंगला, अंजलि सिंगमार, नेहा, सौम्या, सब बच्चों को बेटा, सब बच्चों को जो है वाशु गुड इवनिंग बेटा। वेलकम टू द क्लास। वेलकम टू द क्लास। एक बार हाँ बेटा, सभी बच्चों ने कल टेस्ट दिया होगा। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि इट इज आवर फर्स्ट टेस्ट, और इसमें हमने ये पाया कि क्वेश्चन ठीक थे, आंसर ठीक थे, लेकिन जो आंसर मैचिंग के होने चाहिए वो मैच नहीं हुए। तो जिन जिन भी बच्चों ने मेरे पास कल मैसेज भेजा था, मैंने उनको बता दिया था कि आपकी कैलकुलेशन सही है। और क्या बोलते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारा पहला टेस्ट है और इसमें जो भी कुछ कमी होगी हम आगे सुधार लेंगे। इसीलिए हम लोगों ने फिर डिसाइड किया था कि एक बार पहला टेस्ट लेके देख लें सिस्टम में क्या कमी है, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा सा कम है, क्योंकि हम तो टेस्ट ऑफलाइन ही लेते रहे हैं। तो कोई भी चीज पहली बार, लेकिन हाँ आगे से कोशिश करेंगे कि एरर कम से कम हो, क्योंकि बिल्कुल एरर तो, थोड़ा बहुत तो गलतियां कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक आध क्वेश्चन में तो हो सकती हैं, लेकिन इस जैसी नहीं होंगी। हाँ, मुझे आप लोग एक बात बताओ कि कल का जो टेस्ट में 25 क्वेश्चन थे, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? वो आंसर मिसमैच कर गया वो एक अलग बात है, लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बताइए। हाँ, हाँ, ये टेस्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, बस ये है कि आपको वो 25 के 25 क्वेश्चन आने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो उस प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। आप सबने देख लिया कि प्रॉब्लम तो नहीं। तो प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। मैं एक काम करूंगा, मैं एक फिर से एक टेस्ट बना के फिर से एक बार टेस्ट कर लेता हूं, चेक। और इसी वीक में हम आपको एक दिन पहले बता देंगे कि कल इस चैप्टर का टेस्ट है। तो एक बार शाम को दे देना आप लोग, या सुबह दे देना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ठीक है, ओके। चलो फिर आगे पढ़ाना शुरू करें। बताओ बेटा, करें शुरू पढ़ाना? पढ़ाना शुरू करें। मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब चीजें अच्छे से आ गई सबको? बोलो। ठीक है, तो बच्चों ने मुझसे कहा है कि ठीक है सर, अब आप पढ़ाना शुरू करो। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आज स्टाइकियोमेट्री।
तो ये टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट में शुरू होने जा रहा है, स्टाइकियोमेट्री। देखो, अगर मोल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे अप्लाई कर दें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे अप्लाई कर दें, तो इसी ब्रांच को हम स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। तो स्टाइकियोमेट्री एक बार नाम सुन के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज है, तो ये मोल कॉन्सेप्ट ही है। और ये मोल कॉन्सेप्ट हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे। किस पे अप्लाई करेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे। देखो, मान लो ए प्लस बी ने आपस में रिएक्शन करके सी और डी बना दिया। हम सब जानते हैं कि इसमें ए और बी रिएक्टेंट होता है, ठीक है, और सी और डी यहां पर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। प्रोडक्ट एक भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट दो भी हो सकते हैं, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे कि रिएक्टेंट का कुछ दिया मिलेगा और प्रोडक्ट का कुछ पूछा होगा। या ऐसा भी हो सकता है, एक रिएक्टेंट का कुछ दिया होगा और दूसरे रिएक्टेंट का पूछा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो कितने टाइप्स की प्रॉब्लम बनती है? टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स स्टाइकियोमेट्री में क्या बन सकती है? पहला, मोल मोल एनालिसिस हो सकती है। मोल मोल एनालिसिस हो सकती है। इसका मतलब आप समझते हो क्या होता है? कि किसी एक चीज का मोल दिया होगा और दूसरे का मोल निकालना होगा। दूसरा होगा मोल वॉल्यूम एनालिसिस। तीसरा होगा वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस में क्या होगा कि भाई किसी एक चीज का वॉल्यूम दिया होगा और दूसरे का वॉल्यूम पूछा होगा। चौथा, मास मास एनालिसिस। इस तरीके से बहुत तरह के क्वेश्चन दिए मिलेंगे कि किसी एक का मास दिया होगा और किसी दूसरे का मास पूछा होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को करना कैसे है। तो मैं आपको दो ट्रिक्स बताऊंगा, दो ट्रिक्स। दोनों ट्रिक्स आसान है, दूसरी तो बहुत ही आसान है, लेकिन पहले आप पहली वाली सीखो। मान लो मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है BCE, और इसमें A मोल्स ऑफ A ने B मोल्स ऑफ B के साथ में C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D बना दिए। ये मान लो बैलेंस इक्वेशन है जिसमें ABC बैलेंस इक्वेशन के कोफिशिएंट। तो पता ट्रिक क्या है, कैसे करोगे? ट्रिक जिससे आप क्वेश्चन करोगे, और ये ट्रिक पहली है। ट्रिक ये है जो आपको करनी है। क्या लिख सकते हो मैं बताता हूं। ए और बी रिएक्टेंट हैं, सी और डी प्रोडक्ट है। अगर मैं ए के मोल्स ऑफ ए लेके उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं, इसी प्रकार से मोल्स ऑफ बी लेकर इसके कोफिशिएंट बी से डिवाइड कर दूं,
मोल्स ऑफ सी के लेकर इसको कोफिशिएंट सी से डिवाइड कर दो, और मोल्स ऑफ डी लेकर छोटे डी से डिवाइड कर दो, तो ये सारी वैल्यू आपस में इक्वल होती है। यानी आपकी ट्रिक नंबर 1 पता क्या बनेगी? पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लो, उसके बाद जिसके मोल्स लिखोगे उसके बैलेंसिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और ऐसा बार बार लिखते जाओ, और फिर सब बराबर कर दो। इससे क्या होगा? अगर मुझे एक का मोल्स और मास पता है, तो हम किसी भी दूसरे का, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसका मोल्स भी निकाल सकते हैं, उसका मास भी निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल्स का संबंध सभी से होता है, मास से भी होता है, वॉल्यूम से भी होता है, सबसे होता है। कैसे लिखोगे? मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल देता हूं, मान लो 2SO2 और एक O2 मिलकर 2SO3 बनाते, ये रिएक्शन है। तो ट्रिक क्या कहती है कि मोल्स ऑफ SO2 को 2 से डिवाइड कर दो, इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 को 1 से डिवाइड कर दो, एंड इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ SO3 को 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे होगा। अब जिसका दिया है उसका पुट कर लो, और जिसका निकालना है उसका निकाल दो। और एक चीज और, ये तो मैंने सब लिख दिया, लेकिन मान लो तुमको SO2 का कुछ दिया हो और तुम्हें SO3 का कुछ निकालना हो, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, यानी ये वाला पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको ये और ये लिखना है बस। एक और एग्जांपल देख लो। ये ट्रिक नंबर 1 है स्टाइकियोमेट्री करने की। किसी भी बुक से फॉलो मत करना, ध्यान रखना जो तरीका सिखा रहा हूं उसी पे करना। जैसे N2 प्लस H2 ने मिलके क्या बनाया? 2 अमोनिया। तो इसके लिए क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ N2 बाई 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 बाई 3, बैलेंस करके लिखना पड़ेगा, और मोल्स ऑफ H2 बाई 2। बस हो गया। इसके बाद जिसका जो दिया है वो पुट कर दो, और जिसका जो निकालना है वो निकाल दो। रिलेशन आपको पता ही है। अब मोल से मास कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना। तो मोल्स निकालने के सभी तरीके आपको पता होने चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि मोल्स निकालने का तरीका यह भी होता है, ध्यान रखियो, M1V1 मोलारिटी वाला, कि अगर मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो या तो मोल्स मिल जाएंगे या मिली मोल्स मिल जाएंगे। याद है ना? तो मोल्स निकालने का ये भी एक तरीका है, हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे। अब आप कहोगे सर स्टाइकियोमेट्री करने में अपने को दिक्कत क्या आती है? भाई दिक्कत की तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन जिसने 10th में पढ़ाई सिर्फ एनसीईआरटी करी है, उसके लिए तो केमिस्ट्री बहुत ही आसान रही है, सिंपल सा हो गया। और आज मैं 19वां लेक्चर पढ़ा रहा हूं, और पहला चैप्टर में इतना वक्त लग रहा है। लगेगा भाई, पहले 8 में तो लगता है, कोई इलाज नहीं भाई। अच्छा पढ़ना है तो वक्त भी देना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी, सीधी बात है भाई। लेकिन हाँ, अगला 8, पहले 8 के बाद आगे का सिलेबस हो जाएगा आराम से खत्म, और हमेशा 25 सालों से लगभग लगभग जनवरी जनवरी में जाके 20-22 तक सिलेबस हो जाता है बस। तो पहले 8 में तो टाइम लगेगा, लगेगा तो फिर लगेगा भाई। और ऐसा पढ़ा रहे हैं जिससे कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अपनी एक्सीलेंस हो करो। तो मैं बता रहा हूं कि भाई क्या प्रॉब्लम आती है। भाई प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो 10th में जिन्होंने नॉर्मल पढ़ाई करी है, उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर मैं कोई अननोन सा रिएक्टेंट दे दूं और उनकी आपस में रिएक्शन कराऊं, तो उनको ये नहीं समझ में आता कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। बस इतनी समस्या है। क्योंकि अगर वो बैलेंस इक्वेशन लिखने में सफल हो गए, फिर तो मैं आपको 2 ट्रिक्स बताने वाला हूं। ये पहली है, और दूसरी तो और झमाझम है, मजेदार है, इससे भी आसान है, फटाफट सवाल कर लो। तो कोई बात नहीं,
तुम बस अगर रिएक्शन ना समझ में आए ना कि भाई क्या से क्या बनेगा, वो मेरे से पूछ लियो। बाकी तो कैसे करना है मैं कराता हूं, देखो। तो चलो पहले इसमें जितना सिखाया है पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहले एक बार फीडबैक दो, यहां तक सबके समझ में आया? कोई खास बात तो बताई नहीं, लेकिन फिर भी बताओ, समझ में आया? अभी ओलेइक एसिड नैन्सी की क्या जरूरत पड़ गई बेटा? ओलेइक एसिड क्या होता है? अभी क्या जरूरत पड़ गई आपको नैन्सी? कहां जरूरत पड़ रही है बताओ मेरे को। गॉट इट? हाँ, ध्यान रखियो। हाँ। हाँ। अब ऐसे ही आप पूछने लगोगे ओलेइक एसिड क्या है, ये क्या है, तो ये तो आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? नेट में यूट्यूब है, सर्च मारो, आपको फार्मूला मिल जाएगा। हमसे तो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पढ़ो ना, जो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। हाँ, करंट टॉपिक में अगर कहीं ओलेइक एसिड आता है तो पूछ लियो भाई। यूट्यूब पे सर्च मार लिया करो, जो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका क्या होता है, वहां सारा मिल जाएगा डेटा। चलो अब मैं पढ़ा रहा हूँ स्टाइकियोमेट्री और आप कह रहे हो ओलिक एसिड क्या होता है। तो ये तो थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन हो गया ना। तो बेटा टॉपिक से हटोगे तो आप भी तंग होगे, हम भी तंग होंगे यार, पढ़ाना कुछ है, पढ़ा कुछ और रहे हैं। तो चलो। हाँ। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, देखो कितने आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। हाउ मच, क्वेश्चन नोट करो, कार्बन डाइऑक्साइड टू बी फॉर्म्ड बाय reaction of 1.6 ग्राम मीथेन विद ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन है। तो जहां रिएक्शन आ गई वहां स्टाइकियोमेट्री आ गई। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्टेंट देखो कौन कौन है। देखो अप्रोच देखो, CH4 लिखा, O2 लिखा, क्या बनेगा? CO2 बनेगा और H2O बनेगा। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो, हिट एंड ट्रायल से। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, यहां 2 हो गए, तो 2 और 2 4 हो गए, तो यहां 2 करना पड़ेगा। हो गई बैलेंस इक्वेशन। अब आपको देखो किसका मास दिया है, इसका, मीथेन का। मीथेन को सर्किल में ले लो। और किसका मास पूछा है, CO2 का। बस इसी के लिए ट्रिक लगा लो। क्या? मोल्स ऑफ CH4 बाई कोफिशिएंट 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 बाई इसका भी कोफिशिएंट 1। लिख दिया। और बाई 1 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने फिर से लिख दिया मोल्स ऑफ CH4 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 लिख दिया, क्योंकि बाई 1 का तो कोई मतलब ही नहीं। अब एक बात बताओ, मुझे मास गिवन है और मुझे यहां मोल्स लिखने का मौका मिला है, तो मास मास को मोल्स में बदल लो। कैसे? उस मास को इसके ग्राम मालिकुलर मास 16 से डिवाइड कर दो, हो गए मोल्स। और इन्होंने CO2 का मास कितना पूछा है, CO2 का निकालना है तो इसका x ग्राम ले लो, x ही निकालना है। लेकिन यहां ग्राम नहीं, यहां मोल्स लिखने हैं, तो x ग्राम बना तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, x बाई 44। मान लो सीधी बात है, मोल्स को बनाना आता ही होगा मास से। ये वैल्यू हो गई 1/10 और 44 हो गई, तो x की वैल्यू कितने ग्राम, 4.4 ग्राम हो गई। यही इस क्वेश्चन का आंसर है और यही स्टाइकियोमेट्री का बेसिक है। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत ही नहीं। तो जिसने पीछे मोल कॉन्सेप्ट मेरे से समझ रखा है, जान रखा है, बस उसको एक काम और करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो दिया है उसका करना। अब ये मोल्स है, दिया मास है,
तो मास को मोल्स में कन्वर्ट करके यहां पुट कर दो, और इसका मास x मान लो, जो पूछा इन्होंने, हाउ मच CO2 टू बी फॉर्म्ड, तो उसका मास, उसका मोल x के टर्म्स में लिख के बराबर कर दो, x की वैल्यू आ गई, खत्म हो गया। बोलो बेटा, सबसे अच्छा तरीका ये है। ठीक है, चलो सर एक क्वेश्चन से तो पेट नहीं भरता, हम भी मानते हैं भाई एक क्वेश्चन से कहां पेट भरता है। देखो अगला क्वेश्चन, मान लो NaOH की रिएक्शन H2SO4 के साथ हो, तो पहले ये बेस है, ये एसिड है, मिलके क्या बनाएंगे, Na2SO4 प्लस का वाटर, क्योंकि एसिड बेस हमेशा सॉल्ट बनाते हैं, प्लस वाटर, और ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको यहां 2 लेना पड़ेगा, और साथ में शायद 2H2O बनेगा। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई, क्लियर। मुझे NaOH की 100 ml ऑफ 0.1 m NaOH के साथ में 100 ml ऑफ 0.1 ml NaOH के साथ में H2SO4 का कितना मास रिएक्ट करेगा, माना x ग्राम रिएक्ट करेगा, तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन पता क्या है, क्वेश्चन अब मैं बता देता हूं। 100 ml of 0.1 m NaOH react with how much amount of H2SO4? बस, तो रिएक्शन लिख दी, बैलेंस कर दिया, इसको दिया है, इसको पूछा है, बस उससे मतलब रखो। तो ट्रिक क्या देखो, मोल्स ऑफ NaOH बाई कोफिशिएंट कितना 2, आया समझ में, इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4 बाई 1। और मुझे H2SO4 का x ग्राम निकालना है, तो एक का मोल दिया है, एक का ग्राम निकालना है, तो ये मोल मास एनालिसिस हो गई। चलो आओ, अब आप एक बात बताओ कि मुझे H2SO4 का मास चाहिए, और यहां मोल्स लिखा है, कितना ग्राम है, x ग्राम। तो क्या मैं इसको x को अगर 98 से डिवाइड कर दूं, पुराने सारे लेक्चर तो देखे ही रखे होंगे, अगर मास दिया है और मुझे यहां मोल्स पुट करना है, तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, मैंने ग्राम नहीं लिखा, वो कैंसिल हो जाएगा, और बाई अपनी जगह पे 1 हो गया, बस खत्म। यानी x निकालना, अब इधर की वैल्यू पुट करो। मुझे मोल्स किसके चाहिए, NaOH के। अब की बार मोल्स निकालने के तरीके में यहां मोलारिटी दिख रही है और वॉल्यूम दिख रहा है, और वॉल्यूम ml में दिख रहा है। तो आपने मोलारिटी मेरे से पढ़ ली है, और आपको पता है कि अगर मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, और वो वॉल्यूम अगर ml में है तो मिली मोल्स आएंगे, और लीटर में है तो मोल्स आएंगे। मुझे रखना क्या है, मोल्स। तो मैं एक काम करता हूं, देखो समझदारी में, 0.1 इंटू 100 को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो क्या ये मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, और अब ये वॉल्यूम लीटर में हो गया, और बाई क्या है, ये वाला 2 अपनी जगह पर है, x आ गया, खत्म। ये वैल्यू कितनी हो गई, 1/10, 1/10 हो गया ना, कितना हो गया ये, 1/10। 10 को 0.1 से, ये वैल्यू 0.01, तो इसको जरा अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा, 0.01/2, और 98 इधर भेज दो, तो ये वैल्यू x ग्राम हो गई, ये वैल्यू 49 हो गई, 49, तो x की वैल्यू हो गई 0.49 ग्राम। लो ये क्वेश्चन हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये इसका आंसर है, और बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बोलो बेटा, समझ में आया सभी को। हाँ जी, दुष्यंत, अनुज कौशिक, सारे बच्चे बताओ भाई, निशांत वर्मा,
वंशिका, समझ रहे हो? मेथड देख रहे हो? हैं? जिस बच्चे को मोल्स निकालना आता है तमाम तरीकों से, उसे स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस दिक्कत एक हो सकती है कि ये और ये मिलके क्या बनाएंगे। तो चलो ये तो पता है क्या बनाएंगे, लेकिन कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें नहीं पता लगता, तो मेरे से पूछ लेना। बाकी ट्रिक मैंने आपको बताई दी है। बोलो भाई। तो सार्थक, लकी, सानवी, मनु, अंजलि, सक्षम खरबंदा, बोलो बेटा, समझ में आया? अब अगर आप लोगों ने ये कह रहे हो, अब अगर आप ये कह रहे हो कि मोलारिटी, मतलब मोलारिटी दी हो और वॉल्यूम पता हो और हमें मोल्स निकालना नहीं आता है, तो फिर तो एक काम करो, सारा पढ़ाना लिखाना छोड़ के हरिद्वार चले जाओ। कोई दिक्कत ही नहीं, कोई कष्ट ही नहीं होगा। तो अब अच्छी तरह से पता है कि मोल्स निकालना कैसे सिखाया जाता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। खत्म हो गई बात। ठीक है ना? हाँ। चलो, तो थोड़ा और आपका पेट भरा होगा। हाँ यार, क्वेश्चन तो जमा आसान है, बिल्कुल। और आज घर, ये क्लास खत्म होने के बाद मैंने DPP4 अपलोड कर दी है, जो कि स्टाइकियोमेट्री पे है। शायद टोटल 20 क्वेश्चन है। कर लेना होमवर्क। बड़े आसान क्वेश्चन है, लेकिन करो तो। आया समझ में? क्लियर है? अब देखो, अब मैं एक और क्वेश्चन, ये आपको करना है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ 60% H2SO4 required to react with 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन लिखो, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अब पेट भर रहा हूं आपका, मेथड बता दिया मैंने। अब आपकी बुक में स्टाइकियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन होगा, ऐसे ही करना है। तो भाई, रिएक्शन कहां किसके किसके बीच में हो रही है? CaCO3 और किसके बीच में? H2SO4 के बीच में। तो CaCO3 की रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ हो रही है, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? अपने को तो पता ही है क्या बनेगा। CaSO4 बनेगा और साथ में H2O बनेगा और प्लस का CO2 बनेगा। लिख दिया इक्वेशन? पता होगी आपको, है ना? मेरे को 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है और किसका मास पूछा है? H2SO4 का। तो माना X ग्राम है। अब ये 60% क्या चीज है, मैं अभी आपको बताता हूं। इसका मास पूछा है, तो मास दिया है, मास पूछा है, तो मास मास एनालिसिस हो गई। बस इससे मतलब रखो और ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो क्या होगा देखो, मोल्स ऑफ CaCO3 बाई 1, हालांकि बाई 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, मोल्स ऑफ H2SO4 बाई 1 हो गया। बताऊं अब आगे? देखो, कै ग्राम है इसके? 10 ग्राम। तो इसके मोल्स निकालने के लिए इसके मोलर मास से डिवाइड करोगे, और CaCO3 का मोलर मास आपको अब तक याद हो जाना चाहिए, 100 होता है। और इसका मास कितना माने बैठे हो? X ग्राम। और इसका मोलर मास से डिवाइड कर दोगे 98 से, तो इसके मोल्स आ जाएंगे। अब ये सब चीजें तो हम सिखा ही चुके हैं। अगर अब तक नहीं सीखे तो फिर हरिद्वार के हरि दर्शन करो। तो 1/10, 98 ऊपर चला गया, तो कै ग्राम मिला आपको? 9.8 ग्राम। हो गया आंसर। लेकिन आप कहोगे सर नहीं, थोड़ा एक खड़का है। देखो, जब हम केमिकल इक्वेशन से कोई भी चीज निकालते हैं,
जैसे हमने किसका मास निकाला, H2SO4 का मास निकाला, X निकाला, तो ये 100% प्योर का होता है। यानी ये जो अमाउंट आई है, ये तो तब आंसर होता जब हम 100% प्योरिटी पूछते हैं। इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा मैथ घुसा दिया। बोले नहीं, मुझे 100% प्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे 60% प्योरिटी रखनी है। तो बताओ उसके करस्पॉन्डिंग में कितना मास होगा। तो केमिस्ट्री तो खत्म हो गई, अब मैथ आ गई। यानी आपको पता है ना परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकलती है, मैथ में कभी ना कभी तो जरूर सॉल्व किया होगा। क्या होता है जी, मास ऑफ प्योर कंपाउंड पीसी लिख दिया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर कंपाउंड आईपीसी, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर इन्होंने ये 60% का पंगा नहीं खड़ा किया होता ना, तो मेरा ये आंसर आ गया था और ये 100% प्योर होता। क्योंकि मैंने H2SO4 का जो मास माना है वो X है, वो तो 100% प्योर है, मैं इसको इम्प्योर क्यों मानूंगा। लेकिन वो कहते नहीं 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 नहीं, 100% प्योरिटी नहीं, 60% प्योरिटी लो, 100% नहीं चाहिए। तो फिर मैथ लगा दो। परसेंटेज प्योरिटी आप कैसे निकालते हैं कि मैथ में कोई भी चीज प्योर इम्प्योर की, भैया इसमें इतना प्योर है तो प्योर कंपाउंड ऊपर, इम्प्योर नीचे, इंटू 100। अब बताओ, क्या तुमसे प्योर का मास पूछ रहे हैं? नहीं, इम्प्योर का पूछ रहे हैं। प्योर का तो आ नहीं गया, तो इम्प्योर यानी डिनोमिनेटर पूछ रहे हैं। कितना हो गया? एक्स डैश मान लो, क्योंकि एक्स तो मान ही नहीं सकते, एक्स तो पहले मान लिया था। मास ऑफ इम्प्योर पूछ रहे हैं, और मास ऑफ प्योर कंपाउंड कितना है? 9.8। ये तो प्योर आया, 100% प्योर। और परसेंटेज प्योरिटी कितनी रखनी है? 60%, और इनटू 100। तो मेरा आंसर एक्स नहीं, एक्स डैश निकालना है। तो एक्स डैश कितना हो जाएगा? 9.8 इंटू 100 बटा 60, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, 3 3 जा 9, 3 दूनी 6, लगभग 3.3 ले लो, लगभग लगभग, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स डैश की वैल्यू लगभग लगभग कितनी आ जाएगी? 33 ग्राम, नियर अबाउट। मैंने ऑलमोस्ट ले लिया। तो ये केमिस्ट्री नहीं है, ये तो मैथ है। केमिस्ट्री तो ये थी, और वो मैंने आसानी से बता दी। खत्म बवालो, समस्या ही खत्म। तो अगर इस तरह का कुछ मैथ घुसेड़ देना, तो तुम क्या करो ना, 60% चाहिए, 80% चाहिए, ये वगैरह वगैरह फलाना ढमका, तो तुम पहले 100% की प्योरिटी निकाल लो, और फिर इम्प्योर कंपाउंड की निकालनी है तो ये वाला फार्मूला लगा दियो, बस बात खत्म। ये काम स्टेप बढ़ जाएगा। अब इसे क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल मान लो या आसान मान लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब किसी ने 9th 10th में मैथ के परसेंटेज या 8th 9th में नहीं किए हैं प्योरिटी के, तो भगवान ही उसका मालिक है। फिर तो मैं तो उसको कुछ कह ही नहीं सकता हूं। तो आप समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो सीधा बताओ, अब स्टाइकियोमेट्री का अप्रोच क्या है, वो तुम्हारे समझ में आ गया? अब सुन लो मेरी बात। हालांकि मैं अभी वॉल्यूम पे तो गया ही नहीं। क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका दिया होता और CO2 का वॉल्यूम पूछा होता, ऐसा भी सवाल हो सकता है। तो तुम ये और ये थोड़ी ना लिखते, फिर तुम इसको इससे रिलेट करते। इसका 10 ग्राम दिया है तो इसके मोल से आ जाते, और इसके मोल से किसके मोल से आ जाते हैं? CO2 के। अब CO2 का अगर मुझसे मोल्स नहीं वॉल्यूम पूछा है, तो चेक करना पड़ेगा कि एसटीपी है कि नहीं। अगर एसटीपी है तो 1 मोल का वॉल्यूम हमें पहले से ही पता 22.4 लीटर होता है, सबको पता है। तो जितने मोल CO2 के निकलेंगे उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या होगा, निकाल लो। और अगर एसटीपी नहीं है, कोई और कंडीशन है और मुझे वॉल्यूम निकालना है, तब आप ये फार्मूला लगा दो, पीवी इक्वल टू क्या बेटा? एनआरटी। ये फार्मूला मैंने बता रखा है। जो मोल्स यहां पे CO2 के हैं वो यहां रख दो, जो आर हमने पता है 0.08 या 1/12 कुछ रख दो।
अब जो टेम्परेचर और जो प्रेशर दिया वो लिख दो, लेकिन यूनिट ध्यान रखना प्रेशर एटीएम में होना चाहिए। और फिर उस केस में वॉल्यूम किस में आ जाएगा, लीटर में। वॉल्यूम आ गया। लो, तो एसटीपी है तो डायरेक्ट कर लो, एसटीपी नहीं है तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। और वो प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी मोल वॉल्यूम एनालिसिस। बेसिक वही है, बेसिक वही है। तो आज मैंने जो 20 क्वेश्चन दिए हैं आपको, वो बहुत ही आसान है, एक आध को छोड़कर। मैं देखना चाहूंगा कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, और जूझ के खुद करना। बताओ, क्या जो वॉल्यूम वॉल्यूम के क्वेश्चन है, अगर आप फंस जाएंगे, कर लोगे तो कर लोगे, कर लोगे ना? क्योंकि पीछे मॉल कॉन्सेप्ट पढ़ा के आ रहे हैं, आज 19वें दिन पढ़ा रहे हैं इसको। तो 18 दिन क्या सिखाया आपको? 18 दिन आपको यही सिखाया है, हाउ टू कैलकुलेट मोल इफ मास गिवन, इफ वॉल्यूम गिवन, इफ समथिंग एल्स गिवन, इफ मोलारिटी गिवन, सब बता रखा है। बताओ बेटा, समझ में आया है? कर लोगे? हाँ भाई, हाँ जी, यस सर कह तो रहे हो। ठीक है, हाँ खुद ही करियो, खुद ही करना है, ध्यान रखना। चलो, अब सुनो, ट्रिक नंबर 1 की होगी प्रैक्टिस। ठीक है, अब जो ट्रिक नंबर 2 है उस पे बात करते हैं। ठीक है, देखो, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। ठीक, देखो मैं बताता हूं आपको ट्रिक है। देखो, ए के 2 मोल ने बी के 3 मोल बनाए, और मान लो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बीसीई लिखा हुआ है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ट्रिक बताऊं, आपसे यह पूछा जाएगा कि अगर मैं इसके 3 मोल खर्च कर दूं तो बताओ इसके कितने मोल बनेंगे। तो एक तो तरीका है, मोल्स ऑफ ए बाई 2 कर दो इक्वल टू मोल्स ऑफ बी बाई 3 कर दो, एक की मोल्स पुट कर दो, दूसरे के निकाल लो। तो वो तरीका है। एक और तरीका बताते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, इसके निकालने ना, वो जो ट्रिक नंबर 1 है ना, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ, इसके इसके खर्च हो रहे हैं और इसके बन रहे हैं। ठीक है, देखो ट्रिक देखो, और यही पूछा ना इसके बी के कितने मोल्स बनेंगे। देखो ट्रिक देखो, इसका कोफिशिएंट कितना है, 3, जिससे बन रहा है उसका कोफिशिएंट कितना है, 2, उससे डिवाइड कर दो। क्या 3/2 समझ में आया? जिसके मोल्स निकालने हैं उसके बैलेंस में कोफिशिएंट क्या, उसको ऊपर लो अगर इसके निकालने हैं, और जिससे बन रहा उसका कोफिशिएंट नीचे लो। हो गया? इनटू कै मोल खर्च हो रहे हैं, 3, उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो आएगा 9/2, वो बी के मोल्स होंगे। खत्म। वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, मोल्स ऑफ ए बाई 3/2 बाई ये फलाना ढमका, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक और बताता हूं, मान लो 5C इज इक्वल टू 11D है। मान लो ये बैलेंस इक्वेशन है, और इसके मैंने 2 मोल खर्च कर दिए, बताओ इसके कितने बनेंगे। तो इसका कोफिशिएंट कितना, 11, इसका कोफिशिएंट कितना, 5, 11/5 लिख दिया, और खर्च कितने हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके मोल्स कितने बनेंगे, 22/5 मोल। अब इस मोल का मोल निकालना हो तो यही आंसर, मास निकालना हो तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम निकालना हो तो चेक कर लो कि एसटीपी है कि नहीं। अगर एसटीपी है तो 22.4, और नहीं तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। सिंपल बात है। अगर इसी तरीके से मैं आपको एक और प्रैक्टिस कराऊं, और वो प्रैक्टिस कुछ इस अंदाज में हो, कि मान लो 3D इक्वल टू 2F, ऐसा कुछ हो। और बेटा हर बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट थोड़ी ना पूछा जाएगा, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने अगर इसके 3 मोल बनाए हैं तो इसके कितने खर्च हुए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब आपको इधर से इधर जाना है, तो जिधर जाना उसका कोफिशिएंट ऊपर,
जिसके वजह से जाना उसका कोफिशिएंट नीचे, इसके जितने बने हैं अब की बार इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 9/2, खत्म। जमा इजी है तो ये ट्रिक नंबर 2 है। जिसका निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालना है उसका कोफिशिएंट नीचे, और जिसके खर्च हो रहे हैं या बन रहे हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो जिसका निकालना है वो आंसर आ जाएगा। अब मान लो एक और मैं प्रैक्टिस करा दूं। मान लो 4F इक्वल टू 5G है, और इसके 4 मोल खर्च हुए, नहीं सॉरी बने, तो इसके कितने खर्च हुए, कोफिशिएंट कितने, 4, किससे बने, 5, हो गए 4/5, और इसके बने हैं उससे इससे मल्टीप्लाई कर दो, 16/5 आंसर हो गया। ये ट्रिक नंबर 2 है, ये तो और आसान है, उसमें वो वाला भी लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ बेटा, समझ में आया सभी को? हाँ हाँ, यूनिटरी मेथड ही है, लेकिन एक तरीका से तो बता ही रहा हूं ना। सक्षम कह रहा है एक और करवा दो, लो मैं करवा देता हूं। मान लो किसी ने कह दिया 10A इक्वल टू 11B, और इसके मैंने जो है 5 मोल खर्च किए, तो इसके कितने बनेंगे, तो जिसके बनेंगे उसका कोफिशिएंट ऊपर, जिससे बनेंगे उसके कोफिशिएंट बैलेंसिंग के नीचे, और जो खर्च हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई, ये आंसर हो गया 55/10। लो भाई, सक्षम भाई एक और करा दिया, बोलो बेटा। सीख लो ये मेथड, ये कहीं मिलने वाले नहीं है, ध्यान से देख लो, और ना कहीं इसको यूट्यूब पे तुमको मिलने वाला है, ये भी ध्यान रखियो, और पढ़ के देख लियो, मिल जाए तो बता दियो मेरे को, मैं तो सीधा बोलता हूँ। हाँ जी। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करा दिए, अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहता हूं। एक चीज और समझ लो, फिर मैं आपको दनादन क्वेश्चन खत्म करा दूंगा, दनादन। और वो पता क्या है, एक चीज और समझ लो, अह, क्या बोलते हैं, आईसीएससी बोर्ड वाले तो बच्चे पढ़ के आ ही रहे हैं, हालांकि 10th 9th में तो मैंने बच्चों को पढ़ा ही रखा है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, देखो, जैसे मान लो A+2B ने कोई रिएक्शन C बनाई, ये बैलेंस इक्वेशन है, 5 मोल इसके लिए, 5 मोल इसके लिए है, और पूछा गया भाई C के कितने मोल्स बनेंगे। तो मेरी बात सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है कि A और B दोनों खर्च हो जाएं और C बना दें, ऐसा भी तो हो सकता है कि A खर्च हो, B ना खर्च हो, पूरा B बच जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि B खर्च हो जाए, A बच जाए, सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, जो चीज बच जाएगी, मान लो A बच जाए या B बच जाए, तो जो चीज बच जाएगी वो तो प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, प्रोडक्ट तो वही बनाएगा ना जो पूरा खर्च हो। तो ध्यान रखना, अगर रिएक्शन के अंदर, अगर मुझे 2 रिएक्टेंट की वैल्यू दे रखी है और किसी प्रोडक्ट का पूछ रखा है, तो पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि कोई बच तो नहीं गया, या आपको यह निकालना पड़ेगा कि पहले यह निकालो कि खर्च पूरा कौन होगा, और जो पूरी तरीके से रिएक्शन में खर्च हो जाता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, नोट करो, द रिएजेंट which is totally consumed, the reagent which is totally consumed during reaction
कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। समझ में आया? और अगर कोई बच जाता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, तो उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। तो अगला पॉइंट, एंड द रिएजेंट which is left after the reaction called excess reagent। उसको हम excess reagent कहते हैं। नोट कर लेना बेटा डेफिनेशन। उसको हम excess reagent कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कब निकाला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट का? मान लो अगर मुझे बी के मोल्स ना दिए होते और ए के मोल्स दिए होते और सी के पूछे होते, एक कंपाउंड दिया हो तो वहां लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकालते हैं। क्यों? हम मान लेते हैं पूरा खर्च हो गया। लेकिन जब दो दिए हो, 5 ये भी 5 ये भी, फिर देखना पड़ेगा क्या दोनों खर्च हो गए, क्या कोई बच गया, क्या कोई खत्म हो गया। तो आपको हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे मैं बताऊंगा, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट कब निकालते हैं? जब कम से कम दो रिएक्टेंट का कुछ दिया होता है, ध्यान से सुन लो, और प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछा जाता है। एक में नहीं निकालते। एक में तो मान के चलते हैं कि जो लिया पूरा खर्च हो गया। ठीक? और एक बात याद रखना, प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट ही करता है। क्यों? क्योंकि वही तो पूरा खर्च होता है, और जो खर्च होगा वही तो प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। क्या? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट will be decided by लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको मैं अब शॉर्टकट में LR लिख देता हूं। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे। मान लो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हैं, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों खर्च हो जाए, कोई बचे ही ना, फिर तो प्रोडक्ट किसी से भी निकाल लो। लेकिन अगर ये पता लग जाए कि ये लिमिटिंग है ये नहीं है, तो फिर सी की वैल्यू फिर मैं ए से निकालूंगा, बी से नहीं निकालूंगा, क्योंकि बी तो बच गया, और जो बच गया वो सी क्यों बनाएगा भाई? आ रही मेरी बात समझ में? और अगर मुझे ये पता लगता है कि भाई बी लिमिटिंग रिएजेंट है, तो सी कितना बना उसमें ए का कोई योगदान नहीं होगा, बी का योगदान होगा। ये बात ध्यान से सुन लो। ठीक है? तो आज तो समय कम है, इसके बारे में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कल होगी, लेकिन आज कॉन्सेप्ट समझ लो। और चलते चलते एक छोटा सा क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है? हालांकि परफेक्शन आज नहीं, आज पेट नहीं भरेगा। आज लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट पे पेट नहीं भरेगा, पेट तो कल भरेगा। लेकिन एक देख लो, एक प्रॉब्लम देख लो कि कैसे अप्रोच करते हैं, कल आ जाएगा परफेक्शन में। ठीक है? वो मेरी जिम्मेदारी कैसे कराना है बस। लेकिन आज जो मैंने 20 क्वेश्चन दिए वो कर लेना, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट अभी शायद एक क्वेश्चन में आ सकता है, वो एक बार सीख लो, एक क्वेश्चन में आ सकता है, बाकी में नहीं आएगा मेरे हिसाब से। देखो, तो निकालो आप, और कुछ रह जाएगा तो कल करा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आज बिल्कुल फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए। देखो, ऐसा है, क्या क्वेश्चन था अभी जो मैंने लिखा था, A+2B फॉर्मिंग C, और 5 मोल इसके भी थे, 5 मोल इसके भी थे, और ये बताओ कि सी के कितने मोल्स बने। यही था ना क्वेश्चन? ये बताओ सी के कितने मोल्स बनेंगे। तो पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। सर उसकी ट्रिक क्या है? तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की मैं एक ट्रिक बताता हूं। देखो, इक्वेशन बैलेंस लिख दी। मान लो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मान लो एबीसी में बैलेंस कर लो। देखो, कितने मोल्स लिए थे? 5।
इसका कोफिशिएंट कितना बैलेंसिंग का 1, उससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा 5। आ गया, सबसे आसान रास्ता है। इसके मोल, ये ट्रिक नंबर 3 है आज की डेट में लिमिटिंग रीजन। इसके मोल्स कितने 5 और इसका बैलेंस कितना है 2, इससे डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 2.5। आ गया। अब जो इन दोनों में कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे आसान तरीका लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का क्या, जितने मोल्स लिए हैं उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ऐसा इसमें भी करो, ऐसा इसमें भी करो, उसके बाद जो कम आ जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक। सबसे पहले बच्चों ये बताओ, क्या लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का ये तरीका समझ में आया आपको? क्या तरीका बताया? जितने मोल्स लिए थे उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और फिर उसके बाद जो दोनों में से कम वैल्यू होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगी, और जो ज्यादा वैल्यू होगी वो एक्सेस रिएजेंट होगी, ER। बोलो, पहले बोलो। अभी समझ, बस 1 मिनट का काम और है, बाकी पेट तो कल भरेगा इससे, चिंता नहीं करना, पेट कल भरेगा। आज लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीख लो, पेट कल भरेगा। ठीक है ना? हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। अब एक काम करो, A + 2B फॉर्मिंग C, है ना? 5 मोल इसके थे, 5 मोल इसके थे, इसके पूछे, इसके C के, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ये। प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिसाइड कौन करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। और उसके कितने मोल खर्च हो रहे हैं? 5, वो पूरे खर्च होंगे और वही सी बनाएंगे। तो सी के देखो मोल्स कैसे निकालोगे, कोफिशिएंट कितना 1 डिवाइडेड बाई, से निकालोगे ना 2 से डिवाइड हो गया, और खर्च कितने किए 5, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 5/2, यानी 2.5 मोल्स बनेंगे। सी के 2.5 मोल्स बनेंगे, खत्म हो गया प्रॉब्लम। ट्रिक नंबर 2 लगा दी। क्या ये समझ में आया? और अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो आप सी की वैल्यू इससे नहीं निकाल सकते, जो लिमिटिंग है उससे ही निकालते हैं, क्योंकि वही खर्च हुआ है, वही बनाएगा प्रोडक्ट। और उसके बाद ट्रिक लगा दो कि जिसके 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 निकालने हैं, उसका कोफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालना उससे नीचे, और जितने खर्च हुए उससे मल्टीप्लाई, हो गया आंसर। हो गया भाई, जल्दी बोलो, एक क्वेश्चन जल्दी से करा रहा हूं, जल्दी बोलो। दे दूं एक क्वेश्चन छोटा सा? जल्दी जल्दी बोलो, हाँ या ना में जवाब दो। प्रिंसी, बहुत कम बच्चे बोल रहे हैं बेटा, एक बार जल्दी बोलो। मैं फिर कह रहा हूं, इस पे पेट तो मैं कल भरूंगा आपका, जब इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा, लेकिन आज इतना सीख तो लो, तब तो बात बनेगी। हाँ जी। हाँ, अब बनी बात, अब आया रिस्पॉन्स। हाँ, समझ में आया? पेट तो कल भरेगा, आज नहीं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, देखें कौन निकालता है ना? बाकी तो फिर कल बताएंगे। 2A + 3B फॉर्मिंग C, ये रिएक्शन है बैलेंस। हमने इसके 5 मोल लिए, इसके 5 मोल लिए, बताओ सी के कितने मोल्स बनेंगे? सी के कितने मोल्स बनेंगे? अच्छा, मनन कह रहा आज ही भरवा दो। अरे बेटा, 1 घंटे से ऊपर भी तो हो लिया, ये भी तो ध्यान रखो, पेट तो कल भरेगा इस टॉपिक पे। लेकिन बताओ, ये करके दिखाओ भाई, देखे कौन करता है, कौन कौन आया। हाँ जी, अनुभव, कृष्णम, नेहा, सानवी, निशांत, सौम्या,
दिवांशी, स्नेहा, रवि पंजेठा, मनोज, यशराव, मानसी, रवि पंजेठा, सानवी, सबको बोलो, फटाफट बोलो। कृष्णम, फटाफट बोलो, जल्दी बोलो। माधव मिड्ढा, सौम्या, मन्नत, पुलकित, रिजुल, करिश्मा, महक, फटाफट बोलो। पुलकित, नोवेश। चलो, हो गया बेटा। देखा कितने न्यूमेरिकल आराम बता रहा हूं। शुभम लोहान, वेरी गुड। पारुल, बहुत बढ़िया भाई। अजय कौशिक, सबने जवाब दिए हैं। ठीक है भाई। देखो, पहले ये बताओ, सी प्रोडक्ट का पूछा है और दो रिएक्टेंट का दिया है, तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। ट्रिक क्या है? 5/2, इसका आएगा 5/2 तो 2.5। इसका कितना आएगा? 5/3, कितना आएगा? 1.66। हाँ, 1.66। तो कम कौन हुआ? ये। तो अगर कम ये हुआ तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। तो ये कितना बनेगा वो ये डिसाइड करेगा। अब बताओ, इसका कोफिशिएंट कितना? 1। इसका कोफिशिएंट 3 से डिवाइड, खर्च कितना? 5 से मल्टीप्लाई। तो जिन भी बच्चों ने मुझे आंसर 5/3 या 1.66 दिया है उनका सही है, और ज्यादातर बच्चों का सही है। लेकिन माधव ने शायद भूल से 2.5 लिख दिया था। अब बेटा माधव, इसको चेक करो कि 2.5 या तो मैंने गलत देख लिया हो या आपने देख लिया हो। चेक कर दो, बताओ। समझ में आया बेटा? है? और कल इस पे और प्रैक्टिस कराएंगे। मेरा खुद ही नहीं पेट भरा। ठीक है, कल इस पे और प्रैक्टिस कराएंगे और इस टॉपिक को झमाझम कर देंगे। और इस टॉपिक के खत्म होने के बाद इस चैप्टर में कुछ खास नहीं बचता है। ठीक है? तो कल भर की पढ़ाई अगर इस चैप्टर में आपके समझ में आ गई, तो कम से कम पहला चैप्टर, जो सबसे मजबूत चैप्टर है, सबसे डिमांडिंग चैप्टर है केमिस्ट्री का, 2 साल जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक काम आएगी। अगर इस पे मजबूती मिल गई तो आपका न्यूमेरिकल से डर खत्म हो जाएगा, और जब डर खत्म तो क्या बोलते हैं? डर के आगे जीत है। तो पेट तो मैं कल भराऊंगा आपका, लेकिन ये बताओ आज का लेक्चर समझ में आया? बहुत सारी ट्रिक्स मिली हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करना, बार बार लिखना। डीपीपी में 20 क्वेश्चन आ गए हैं, करना। एक आध क्वेश्चन नहीं भी होंगे, चिंता ना करो, लेकिन आप ज्यादातर कर लोगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी ये बताओ बेटा, लेक्चर कैसा लगा? तो हाँ जी, सुनो की भी क्लास। किसकी भैया? सुनो की भी क्लास? कितने टाइम दिन होगी? पता नहीं क्या बोल रहा है भाई कृष्णम। तेरी तो लैंग्वेज सुनुक, सुनुक बायो। हाँ, हाँ हाँ बेटा, रुक जाओ, चिंता ना करो, बायो की भी क्लास लगेगी। एक बार जरा लॉकडाउन को खोलन तो दो यार। हैं? हाँ, लॉकडाउन की भी क्लास लगेगी। अब रुक जाओ, एक बार जरा लॉकडाउन खोल जाने दो। हाँ, ठीक है, इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करो। बायो वैसे भी उतना टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, उसकी पढ़ाई थोड़ी लेट भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सर हिसार से आते जाते हैं, अभी लॉकडाउन लग रहा है, 10-5 दिन में थोड़ा सा भी मौका मिलते क्लास शुरू हो जाएगी। आप चिंता ना करो, तब तक जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो तो यार। इस समय सारे संकट में हम सब। ठीक है? हाँ, तो इस वजह से भाई इसको अच्छे से पढ़ना, 2 बार पढ़ना। कॉपी में लिखा होगा तो 2 बार पढ़ना। और फिर भी ट्रिक ना समझ में आए तो कल पूछ लेना। और कल तो इसका ऐसा पेट भर देंगे तो आप कहोगे स्टाइक्योमेट्री तो कुछ है ही नहीं। लेकिन कल मिलेंगे, ध्यान रखिएगा अपना। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। कल मिलेंगे। ओके भाई। हाँ जी।